गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे सिंपल बैंड ब्रेक के बारे में। ठीक है, पिछले 2 लेक्चर में हमने बात किया था सिंगल ब्लॉक या सू ब्रेक के बारे में, और फिर हमने बात किया था डबल ब्लॉक के ब्रेक के बारे में। ठीक है, आज हम बात करेंगे सिंपल बैंड ब्रेक के बारे में। सिंपल बैंड ब्रेक क्या होता है उसको थोड़ा समझेंगे और कुछ फार्मूला भी डिराइव करेंगे। ठीक है, तो ये एक सिंपल बैंड ब्रेक का स्ट्रक्चर है। ठीक है, बिल्कुल जैसे सिंगल ब्लॉक ब्रेक में एक व्हील ड्रम होता था, यहाँ भी एक व्हील ड्रम है। ठीक है, जिसका रेडियस आर है। ठीक है, तो वहाँ जो हम एक ब्लॉक का या सू का यूज करके व्हील ड्रम को रोकते थे, अभी यहाँ पे कोई ब्लॉक या सू का यूज नहीं करेंगे। हम यहाँ पे एक बेल्ट का या एक रोप का यूज करेंगे, जिसको हम बैंड बोलते हैं। एक बेल्ट का या एक रोप का यूज करेंगे, जिसको हम बैंड बोलते हैं। इस रोप की हेल्प से हम इस व्हील पे ब्रेकिंग अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे यूज करते हैं तो थोड़ा समझेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ एक लीवर रॉड यहाँ भी लगाया गया है, और इसका ये एंड फिक्स है, पॉइंट ओ फिक्स है। ठीक है, ये जो पॉइंट फिक्स है इसको हम फलक्रम बोलते हैं, पहले ही बता चुका हूँ मैं। तो ये इस फलक्रम पे एक पॉइंट इस बैंड का इस फलक्रम पे जुड़ा हुआ है, दूसरा पॉइंट यहाँ लीवर रॉड के बीच में एक पिन लगा कर हमने दूसरा पॉइंट पे इस बैंड को जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अभी इस व्हील ड्रम को हमको रोकना है, तो ये जो बैंड इस पे लगा हुआ है, इसको थोड़ा टाइट करना पड़ेगा हमको। इससे थोड़ा फोर्स प्रोवाइड करना पड़ेगा, तब जाके व्हील ड्रम रुकेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ एक फोर्स ऊपर की तरफ, रॉड के एंड में एक ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अभी जब ऊपर की तरफ फोर्स हम अप्लाई करेंगे तो ये रॉड फिर ऊपर जाएगा, और जब ये रॉड ऊपर जाएगा तो इस बैंड को टाइट करेगा। जब इस बैंड को टाइट करेगा तो ये बैंड जो है टेंशन फोर्स प्रोवाइड करेगा, और ड्यू टू दिस टेंशन फोर्स ये व्हील ड्रम जो है रुक जाएगा और ब्रेकिंग अप्लाई हो जाएगा। ओके, तो अभी हमको समझना है कैसे इसमें ब्रेकिंग फोर्स अप्लाई होगा, कितना फोर्स लगाना पड़ता है, कितना ब्रेकिंग टॉर्क होता है। ठीक है, ऐसा कुछ डेरिवेशन हम करेंगे। तो अभी इसमें एक दो चीज़ हमको समझना है कि यहाँ भी रोटेशन दो तरीके से हो सकता है, या तो क्लॉकवाइज रोटेशन हो, ठीक है, या दूसरा डायग्राम मैंने यहाँ बनाया है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए। तो यहाँ एक चीज़ हमको ये समझना है कि अगर क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, ठीक है, अगर क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है तो जिस साइड में इस बैंड के दो साइड है, तो जिस साइड में हमारा एरो जाएगा जो मिनिमम टेंशन है उसी साइड में आएगा। ठीक है, हम यहाँ मैक्सिमम टेंशन को T1 से दिखा रहे हैं और मिनिमम टेंशन को T2 से दिखा रहे हैं। ऑलवेज हमारा T1 मैक्सिमम टेंशन रहेगा और T2 मिनिमम टेंशन रहेगा। तो जिस साइड में हमारा एरो जाएगा ड्रम का, उसी साइड में मिनिमम टेंशन आएगा। ठीक है, और दूसरे साइड में हम टेंशन T1 ले लेंगे। तो यहाँ देखो क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, तो एरो इस साइड में जा रहा है, तो ये हमारा मिनिमम टेंशन T2 हो गया, और यहाँ मैक्सिमम टेंशन T1 हो गया। ठीक है, अभी टेंशन का डायरेक्शन दिखा देंगे नीचे की तरफ। यहाँ नीचे एरो बना दिया मैंने, नीचे एरो बना दिया। ठीक है, हालांकि टेंशन यहाँ दोनों डायरेक्शन से अप्लाई होता है, नीचे से भी और ऊपर से भी, लेकिन यहाँ केवल ऊपर वाला हम टेंशन लेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन में हमको आसानी पड़ेगा। ओके, बाकी जो फोर्स है उसका डिस्टेंस जैसे हम सिंगल ब्लॉक में लेते थे, यहाँ पे डिस्टेंस फोर्स का यहाँ फिक्स पॉइंट से ले लिया है L, और ये जो बैंड है, दोनों बैंड के बीच का डिस्टेंस जो है ये A है। ठीक है, अभी यही चीज़ क्लॉकवाइज घूम रहा है, यही चीज़ अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो एंटी क्लॉकवाइज के केस में अगेन जो मैंने बताया कि जिस साइड में एरो आएगा उधर मिनिमम टेंशन आएगा। तो मान लो अगर एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमेगा, मतलब ये एरो इधर आएगा, अब ये एरो इधर आएगा तो फिर T2 इधर आ जाएगा, मिनिमम टेंशन T2 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो जो मैक्सिमम T1 है इस साइड में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमने T1 लिख दिया। अभी ऊपर से एरो बना दो, बाकी सब वही है, फोर्स ऐसा रहेगा, फोर्स का डिस्टेंस L है, इन दोनों के बीच डिस्टेंस A है। ओके, तो यहाँ हमने कुछ बातें हमने लिख रखी हैं। ठीक है, तो ये जो है क्लॉकवाइज के लिए, एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायग्राम हो गया। तो यहाँ हमने कुछ बातें नोट कर रखी हैं, जैसे O पॉइंट जो है फलक्रम पॉइंट है या पाइवोटेड या फिक्स पॉइंट है। ए क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू बैंड्स, दोनों बैंड्स के बीच का डिस्टेंस A है। ठीक है, R क्या है, रेडियस ऑफ द ड्रम, ये तुमने बता ही दिया है। म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, अभी ये जो बेल्ट है इसके और ये जो ड्रम है, इन दोनों के बीच का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू है। ओके, थीटा क्या है, कॉन्टेक्ट एंगल ऑफ द बैंड। ठीक है, ये चीज़ हमको थोड़ा समझना है कि जो बैंड है, ये बैंड है जो है इस व्हील ड्रम का पूरा सरकमफेरेंस कवर नहीं किया है, इस व्हील ड्रम का कुछ पोर्शन ही कवर किया है, सरकमफेरेंस से कुछ पोर्शन ही कवर किया है। जैसे ये वाला ऊपर वाला हिस्सा खाली है, लेकिन यहाँ तक ये कवर किया है, तो यहाँ तक ये जितना कॉन्टेक्ट एंगल बनाएगा सेंटर पे, उसको हम दिखा रहे हैं थीटा से। ठीक है, वही चीज़ यहाँ भी है,
ये जो एंड पॉइंट है, ये जो कॉन्टेक्ट एंगल बना रहा है, इसको हम दिखा रहे हैं थीटा से, वही लिखा है थीटा इज कॉन्टेक्ट एंगल ऑफ बैंड। एल इज डिस्टेंस ऑफ अप्लाइड फोर्स फ्रॉम पॉइंट ओ, ठीक है, एल क्या है ये तो हमने बात कर लिया है। अभी हम क्या मान रहे हैं कि T1 क्या है मैक्सिमम टेंशन और T2 क्या है मिनिमम टेंशन है, मैंने पहले बता दिया है। और ब्रेकिंग टॉर्क को हम TB से दिखा रहे हैं, ठीक है, ब्रेकिंग टॉर्क ऑलवेज हम TB से ही दिखाते हैं, ठीक है। तो हमको एक दो फॉर्मूला यहाँ पे याद रखना है, ठीक है, एक दो फॉर्मूले का यहाँ यूज करना है डायरेक्टली, ठीक है, उसका कोई हमको डेरिवेशन नहीं लिखना है, बस हमको फॉर्मूला ध्यान रखना है। पहला जो फॉर्मूला है वो है ब्रेकिंग टॉर्क TB का, ठीक है। तो TB की जो वैल्यू होती है वो होती है T1 माइनस T2 इंटू आर, मैक्सिमम टेंशन माइनस मिनिमम टेंशन इंटू आर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है, इसको डायरेक्ट यूज करना है, ठीक है। T1 देखो यहाँ ध्यान दो एक चीज़, T1 T2 और TB तीनों डिफरेंट है, ठीक है। T1 T2 क्या है, ये दोनों टेंशन फोर्स हैं, ये दोनों टेंशन फोर्स हैं। तो टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, फोर्स इंटू रेडियस, ठीक है। ये T1 T2 टेंशन फोर्स है, लेकिन यहाँ TB जो है टॉर्क है, ठीक है। तो ये तीनों T1 T2 और TB डिफरेंट है, ठीक है। ये T1 T2 फोर्स है और TB क्या है, टॉर्क है। टॉर्क की वैल्यू क्या जाएगा, फोर्स इंटू रेडियस। तो ये एक फॉर्मूला हमको याद रखना है, TB इक्वल टू T1 माइनस T2 इंटू आर। दूसरा एक फॉर्मूला जो होता है बेल्ट ओवर पुली, ये एक तरह से बेल्ट ओवर पुली है, ठीक है। तो बेल्ट ओवर पुली केस में हमने एक लिमिटिंग रेशियो की वैल्यू पढ़ी है, लिमिटिंग रेशियो, ये तुम लोगों ने पढ़ा होगा। लिमिटिंग रेशियो की जो वैल्यू होती है वो ये होती है T1 बाई T2 इक्वल टू ई टू पावर म्यू थीटा, जहाँ म्यू क्या है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और थीटा क्या है कॉन्टैक्ट एंगल। ये दूसरा फॉर्मूला, ये हमको ध्यान रखना है, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला हमको ध्यान क्यों रखना है, क्योंकि हमको क्या करना है, इन दोनों फॉर्मूले का यूज करके जो टेंशन T1 और T2 है, ये दो अननोन हो गए। T1 एक अननोन है, T2 एक अननोन है, दो अननोन है, दो अननोन को सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए। तो ये दोनों फॉर्मूला मिलकर दो इक्वेशन बना रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। ये इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। इन दोनों इक्वेशन का यूज करके हमको T1 और T2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यही यूज है इन दोनों फॉर्मूले का, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसको बस याद रखना है, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व करके हम क्या कर सकते हैं, मैं लिखा नाउ बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ T1 एंड T1 और T2 की वैल्यू निकल जाएगी, मैक्सिमम और मिनिमम टेंशन की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। एक बार मैक्सिमम और मिनिमम टेंशन की वैल्यू निकल गई तब बड़े आराम से हम ब्रेकिंग फोर्स या अप्लाइड फोर्स या ब्रेकिंग टॉर्क की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो मैं लिखा अगर T1 T2 निकल गया हमको, नाउ फॉर क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है। पहले केस के लिए जो पहला केस हम कह रहे थे, अगर क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है तो टेक मोमेंट अबाउट ओ। अब ये चीज़ वहाँ मोमेंट हमको ऐसे ही निकालना है, जैसे सिंगल सूप ब्रेक या डबल सूप ब्रेक में हम निकाल रहे थे, बिल्कुल वैसे ही निकालना है। तो टेक मोमेंट अबाउट ओ, पॉइंट ओ के अबाउट मोमेंट निकालेंगे तो समेशन m अबाउट ओ शुड बी इक्वल टू 0। तो ओ के बाद मोमेंट निकालेंगे तो ये फोर्स F है, फोर्स F ऊपर की तरफ है। ओ के बाद मोमेंट निकालेंगे तो ये ऊपर की तरफ है, तो ये कुछ ऐसे घूमेगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो माइनस में आएगा। और डिस्टेंस कितना है, L है, तो क्या हो जाएगा F इंटू एल माइनस में, तो माइनस F इंटू एल, ठीक है। दूसरा किसका निकलेगा मोमेंट, ये T1 जो नीचे की तरफ है, T1 का डिस्टेंस कितना है, A है और नीचे की तरफ है, तो ये नीचे आकर कुछ ऐसे घूमेगा, ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो प्लस में आएगा, यानी T1 इंटू ए प्लस में। तीसरा मोमेंट T2 का निकलेगा, लेकिन T2 जो है ध्यान देखो तो ये बैंड तो इस पॉइंट से ही पास कर रहा है, तो T2 टेंशन भी इस पॉइंट से ही पास कर रहा है, तो डिस्टेंस 0 हो गया, तो T2 का कोई मोमेंट नहीं निकलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये वैल्यू का क्या आ गया, माइनस F इंटू एल प्लस T1 इंटू ए। तो यहाँ से फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, T1 इंटू ए बाई एल, ये फोर्स की वैल्यू निकल गई, ठीक है। सिमिलरली एंटी क्लॉकवाइज के लिए भी हम ऐसे ही कर सकते हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज में T2 इधर आ गया, T1 इधर आ गया है। अभी सेम एंटी क्लॉकवाइज केस में मोमेंट हम ओ के अबाउट निकालेंगे तो क्या मोमेंट निकलेगा, यहाँ क्या हो जाएगा, ऊपर फोर्स F है, F और ये पॉइंट ओ के अबाउट क्या हो जाएगा, ये अगेन ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो माइनस में होगा, तो F इंटू एल ये माइनस में, और यहाँ फोर्स T2 है नीचे की तरफ, तो ये ओ के अबाउट क्लॉकवाइज घूमेगा, T2 इंटू ए ये प्लस में हो जाएगा, और T1 जो है पॉइंट ओ से ही पास कर रहा है, तो T1 मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, F इक्वल टू T2 इंटू ए बाई एल, ठीक है। देखो दोनों केस में क्या फ़र्क पड़ रहा है, जब क्लॉकवाइज रोटेशन है तो फोर्स की वैल्यू में T1 इंटू ए बाई एल आ रहा है, जबकि एंटी क्लॉकवाइज के केस में फोर्स इक्वल टू T2 इंटू ए बाई एल आ रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। ये सिंपल बैंड ब्रेक के केस में हो गया, ठीक है। सिमिलरली एक दूसरे तरह का भी होता है, इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल बैंड ब्रेक, ठीक है। डिफरेंशियल बैंड ब्रेक में कुछ नहीं होता है,
इसमें जो फिक्स पॉइंट होता है दोनों बैंड के बीच में होता है, ठीक है। अभी जो हमने पढ़ा उसमें फिक्स पॉइंट एक बैंड के एंड पे ही जुड़ा था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, दोनों बैंड के बीच में ये फिक्स पॉइंट जुड़ा है, ठीक है। तो दोनों बैंड से कुछ डिस्टेंस आ जाएगा, जैसे T1 से मान लो डिस्टेंस A आ गया, T2 से डिस्टेंस B आ गया। अभी यहाँ दोनों का मूवमेंट निकलेगा, ठीक है। जो पिछले केस में किसी एक का मूवमेंट 0 हो जा रहा था, लेकिन यहाँ दोनों T1 T2 दोनों का मूवमेंट निकलेगा, बस इतना ही फर्क है, ठीक है। यहाँ फोर्स F लगा हुआ है, तो यहाँ हमको बस बाकी सब चीज़ ऐसा ही करना है, बस मूवमेंट में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ मूवमेंट अगर निकालें O के अबाउट, ये फोर्स नीचे की तरफ है, तो ये कैसे क्लॉकवाइज आएगा, तो F इंटू L क्लॉकवाइज। ये T2 नीचे है, T2 इंटू B, B डिस्टेंस है इसका, ये भी क्लॉकवाइज प्लस T2 इंटू B, ठीक है। और ये T1 नीचे की तरफ है, इसका क्या हो जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है। तो ये जगह माइनस T1 इंटू A, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा इक्वेशन F इक्वल टू T1 इंटू A, और ये इधर जाकर माइनस हो जाएगा माइनस T2 इंटू B बाई L, ठीक है। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, बस हमको ध्यान देना है कि यहाँ मोमेंट निकालने में T1 और T2 दोनों का मोमेंट यहाँ निकलेगा, बाकी सब ऐसे ही करना है, ठीक है। तो ये डिफरेंशियल बैंड ब्रेक का हो गया, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन करके देखते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे होता है, ठीक है। क्वेश्चन करके समझ में आ जाएगा कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अ सिंपल बैंड ब्रेक इज अप्लाइड टू अ शाफ्ट कैरिंग अ फ्लाई व्हील, ठीक है। द ब्रेक ड्रम हैज़ ए डायमीटर ऑफ 100 mm, ठीक है। ब्रेक ड्रम का डायमीटर दिया है यहाँ पे 200 mm, मतलब रेडियस कितना हो जाएगा 100 mm, मतलब 0.01 मीटर। एंड द ब्रेक बैंड एम्ब्रेसेस 5/8 ऑफ सर्कमफेरेंस, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि जो बैंड ब्रेक है वो जो व्हील ड्रम है उसके सर्कमफेरेंस का 5/8 हिस्सा कवर कर रहा है, ठीक है। ये वैल्यू जो दिया है इसकी हेल्प से हम थीटा निकालेंगे, ठीक है। इसीलिए ये वैल्यू दिया है क्वेश्चन में कि इसकी हेल्प से हम थीटा निकाल सकें। वन एंड ऑफ द बैंड इज अटैच्ड टू द फुलक्रम ऑफ द लीवर, while the other end is attached to a pin on a lever 100 mm from the fulcrum, ठीक है। ये दोनों बैंड के बीच का दूरी दिया है 100 mm, मतलब 0.1 मीटर, ठीक है, जो एक ही वैल्यू है। द एफर्ट अप्लाइड टू द एंड ऑफ लीवर इज 120 न्यूटन, 120 न्यूटन, ये फोर्स अप्लाइड फोर्स की वैल्यू दिया 120 न्यूटन। एंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.25, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू की वैल्यू दिया है। फाइंड द ब्रेकिंग टॉर्क ऑन द ड्रम व्हेन ड्रम इज रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। कह रहा है कि ब्रेकिंग टॉर्क की वैल्यू हमको निकालनी है जब ड्रम कैसा घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन में एंटी क्लॉकवाइज पूछ रहा है, कभी कभी दोनों पूछता है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, तो दोनों केस में हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलो पहले यहाँ डायग्राम देख लेते हैं, क्वेश्चन में डायग्राम दिया हुआ है शायद, यहाँ पे ये कुछ ऐसा डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। ये व्हील ड्रम है, ठीक है। अभी ये फिक्स पॉइंट देखो बीच में आ गया है, पिछला जो डेरिवेशन हमने पढ़ा है उसमें फिक्स पॉइंट इस एंड पे था, यहाँ पे था फिक्स पॉइंट, यहाँ जो फिक्स पॉइंट इस बीच में कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमको कॉन्सेप्ट समझना है, कहीं भी फिक्स पॉइंट रहे हमको फिक्स पॉइंट के बाद मूवमेंट निकालना है, उसका ध्यान देना है, ठीक है। तो ये फिक्स पॉइंट इस बीच में लगा दिया है, यहाँ फोर्स जो लगाया 120 न्यूटन का नीचे की तरफ फोर्स लगाया है, ठीक है। अच्छा आप ध्यान दो, अगर यहाँ फिक्स है, जैसे सिंगल शू ब्रेक में हमने समझा था, ये फोर्स हम नीचे लगाएंगे तब ये ऊपर, ये हिस्सा ऊपर जाएगा, जब ये हिस्सा ऊपर जाएगा तब ये टाइट होगा, तब जाके ब्रेकिंग अप्लाई हो पाएगा, ठीक है। अब इस फोर्स का डिस्टेंस जो है फिक्स पॉइंट से कितना दिया है 280 mm, और यहाँ से दोनों बैंड के बीच का डिस्टेंस कितना दिया है 100 mm, ठीक है। इसका रेडियस भी 100 mm ही दिया है, और ये कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो यहाँ ध्यान देना है, मैंने बताया जिधर एरो जिस बैंड की साइड में आएगा उधर मिनिमम टेंशन आएगा, तो इधर एरो इधर आ रहा है, मतलब यहाँ पे T2 लिख देंगे, दूसरे साइड में लिख दो T1, नीचे एरो यहाँ टेंशन का दिखा दो, ठीक है। ये एंगल थीटा है, ठीक है। जो वैल्यू दिया है नोट कर लेते हैं। गिवन डाटा में क्या क्या दिया है, यहाँ पे गिवन डाटा में दिया है डायमीटर दिया है 200 mm, तो यहाँ से रेडियस निकल जाएगा R इक्वल टू D/2, मतलब 200/2 100 mm, रेडियस कितना होगा 0.1 मीटर। म्यू का वैल्यू दिया है 0.25, फोर्स अप्लाइड फोर्स दिया है 120 न्यूटन। थीटा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, थीटा के लिए दिया है कि 5/8 पोर्शन ऑफ सर्कमफेरेंस जो है कवर कर रहा है बैंड, तो अगर सर्कमफेरेंस का 5/8 हिस्सा कवर कर रहा है तो फिर एंगल का भी 5/8 हिस्सा ही आएगा, ठीक है। थीटा क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 5/8 इंटू टोटल एंगल कितना होगा इसका 360, 5/8 इंटू 360, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ गई 225 डिग्री। लेकिन थीटा की जो वैल्यू हमको यूज करनी है वो रेडियन में यूज करनी है, तो रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम कितना हो जाएगा 225 इंटू π/180, तो यहाँ रेडियन कितना आ जाएगा 3.93 रेडियन, ये थीटा की वैल्यू आ गई,
अभी हमको क्या करना है कि मोमेंट लेना है पॉइंट ओ के अबाउट, ठीक है। जो पॉइंट ओ यहाँ जो फिक्स पॉइंट है, ये जो फिक्स पॉइंट है यही पॉइंट ओ बोल रहा है, इसके बाद मोमेंट हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, समेशन एम अबाउट ओ शुड बी इक्वल टू 0। मोमेंट निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये एरो नीचे की तरफ है तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा, इस पॉइंट फिक्स के बाद क्लॉकवाइज घूमेगा तो प्लस में हो जाएगा। 120 इंटू 0.28 मीटर, 120 इंटू 0.28 माइनस, अभी ये T2 जो है ध्यान देखो तो ये फिक्स पॉइंट से ही पास कर रहा है, फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है तो इसका मोमेंट तो 0 हो जाएगा, कोई मोमेंट नहीं निकलेगा, इसको छोड़ दो। T1 का मोमेंट निकलेगा तो T1 इंटू कितना डिस्टेंस है 100 mm, मतलब T1 इंटू 0.1 क्या हो जाएगा, माइनस T1 इंटू, अच्छा ये एरो नीचे है तो फिक्स पॉइंट के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो माइनस में आएगा, तो माइनस T1 इंटू 0.1, यहाँ से T1 की वैल्यू निकल गई 336 न्यूटन, ठीक है। अभी मैंने बताया था कुछ इक्वेशन का हम यूज करेंगे, जैसे लिमिटिंग रेशियो का मैंने बताया उसका यूज करेंगे। तो हमको पता है कि T1/T2 इक्वल टू e टू पावर म्यू थीटा। T1 की वैल्यू निकाल चुके हैं हम 336, T2 की वैल्यू निकालनी है, e टू पावर म्यू की वैल्यू हमको पता है 0.25 क्वेश्चन में दिया है, थीटा की वैल्यू हमने अभी निकाला है 3.93, यहाँ पुट कर देंगे तो यहाँ से हमको सॉल्व करके T2 का वैल्यू मिल जाएगा 125.8 न्यूटन, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, ब्रेकिंग टॉर्क। ब्रेकिंग टॉर्क का फॉर्मूला हमको पता है, TB इक्वल टू क्या होता है, T1 माइनस T2 इंटू R। T1 T2 दोनों की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, इसको पुट कर दो इक्वेशन में, 336 माइनस 125.8 इंटू R की वैल्यू 0.1 है तो यहाँ से TB की वैल्यू कितना आ गया 21 न्यूटन मीटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं, ठीक है। हमको थोड़ा सा बस फॉर्मूले का एक दो फॉर्मूले का ध्यान देना है, बाकी मोमेंट वाला इक्वेशन यूज करके बड़े आराम से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।